गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इन चिक के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा कि इनका डेवलपमेंट किस तरह से होता है। आज के लेक्चर में हम इन मेम्ब्रेन्स का फंक्शंस पढ़ेंगे कि इनके क्या फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। Development of extraembryonic membranes are important for those vertebrates that lay their eggs on land. Eggs developing in water encounter minimum external interference, and water provides the egg with various favorable environmental conditions. None of the favorable features are provided on dry land, where eggs are subjected to desiccation and sudden changes in temperature. ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होते हैं, ये उन वर्टिब्रेट्स एनिमल्स के लिए यूजफुल होती हैं जो कि अपने अंडे जमीन पर देते हैं, क्योंकि वहां पर उनको ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती हैं और जो इन्वायरमेंट होता है उसके टेम्परेचर में भी कभी-कभी सडनली चेंजेस आ जाते हैं। तो वो जो इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं और जो उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, उनसे बचने के लिए इनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स डेवलप होती हैं, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो की रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं और उसको प्रोटेक्ट करती हैं। फंक्शंस ऑफ yolk sac. The yolk sac, which spreads over the large amount of yolk, serve as the digestive and absorptive organ by which the yolk is made available for the growing embryo. जो ग्रोइंग एम्ब्रियो होता है उसको जो फूड या न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो इस yolk से ही मिलता है। It functions as the first respiratory organ. It acts as a hemopoietic organ like the liver. The yolk sac also serves as the place of origin of blood cells at later stage of development. Functions of amnion and chorion. कोरियन एम्ब्रियोनिक लेयर जो होती है वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है और एलेंटॉइड्स के साथ मिलकर एम्ब्रियो के रेस्पिरेशन ऑर्गन का कार्य करती है। The amniotic cavity contains a salty fluid surrounding the embryo. Thus, the embryo can accomplish its development in a fluid medium, although it is on dry land. Therefore, the amnion serves as a protective organ where the embryo is saved from the danger of desiccation. Amnion एम्ब्रियो को आर्टिफिशियल पॉन्ड उपलब्ध कराता है, जिससे एम्ब्रियो के सूखने का खतरा नहीं रहता। The amniotic fluid acts as an efficient shock absorber and thus protects the soft, collapsible and almost skeleton early-chick embryo from mechanical shocks. जो एमनियन सीलोम कैविटी होती है, एमनियन कैविटी में जो फ्लूइड भरा हुआ होता है वो उसको मैकेनिकल जो शॉक्स होते हैं उनसे एम्ब्रियो की रक्षा करता है। As the amnion isolates the embryo from the egg shell, it thus protects it from the adhesion to the shell or from friction against it. ये जो एमनियन होता है एम्ब्रियो को शेल आवरण से पृथक करके रखता है, अलग करके रखता है। इस प्रकार जो शेल होता है, शेल और एम्ब्रियो के बीच किसी प्रकार का घर्षण या इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होता है। डेवलपमेंट के बाद की जो स्टेजेस होती हैं उसमें मीजोडर्म के द्वारा जो सेल्स होती हैं, मस्कुलर सेल्स होती हैं, उनका डेवलपमेंट होता है, जो कि लेबर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होती रहती हैं और इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण एमनियोटिक फ्लूइड में लहरें उत्पन्न होती हैं, जिससे एम्ब्रियोनिक जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है। इसके अलावा ये जो
एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये इसके सडनली जो आसपास टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं उससे भी ये एम्ब्रियो की रक्षा करती हैं। फंक्शंस ऑफ एलेंटॉइज. Allantois acts as a reservoir for the secretions coming from the developing excretory organs. During early stages of development, the chick excretes mostly urea, but later it becomes chiefly uric acid. This changes is significant as urea is a relatively soluble substance and would require large amount of water to keep it at non-toxic level. Uric acid is relatively insoluble and can be stored without any ill effects. ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसमें एलेंटॉइज मेम्ब्रेन जो होती है वो इसके एक्सक्रीटरी मटेरियल को इकट्ठा करने का काम करती है और जो एम्ब्रियोनिक एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो यूरिक एसिड होता है। लेकिन जो अर्ली डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं उसमें चिक यूरिया एक्सक्रीट करता है, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है इसमें एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिक एसिड हो जाता है, क्योंकि जो यूरिक एसिड होता है वो रिलेटिवली इंसॉल्युबल होता है और इसको स्टोर किया जा सकता है बिना किसी इल इफेक्ट के, इसलिए इसमें बाद में यूरिक एसिड एज एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है। और फिर इसमें जो कोरियोएलेंटिक मेम्ब्रेन होती है वो एज रेस्पिरेटरी सरफेस की तरह फंक्शन करती है एम्ब्रियो के लिए और बाद में ये जो एल्बुमिन होता है उसके भी एब्सॉर्प्शन में ये हेल्पफुल होती है। Thus the yolk sac, amnion, chorion and allantois can be regarded as an adaptation for the egg and embryo to carry on its development on dry land. इस तरह से yolk sac, एमनियोन, कोरियोन और जो एलेंटॉइज होती हैं ये सब एक तरह से एग के लिए अडेप्टेशन की तरह फंक्शन करती हैं जो कि उसको ड्राई लैंड पर डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं कि जो ड्राई लैंड पर जो एग्स होते हैं उनका डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो सके, उनके लिए ये एक अडेप्टेशन की तरह फंक्शन करके उसकी जो रिक्वायरमेंट होती हैं उसको ये फुलफिल करती हैं। इस तरह से ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स किसी भी डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए उसके सारे फंक्शन करते हुए उसके लिए यूजफुल होती हैं और ये न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट पूरा करती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने पहले तो चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का डेवलपमेंट देखा और आज के लेक्चर में हमने उन चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के फंक्शंस देखे कि किस तरह से ये चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो लैंड पर एग्स दिए जाते हैं, जो एग्स होते हैं उनमें जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो उसके डेवलपमेंट के लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, प्रोटेक्शन है, इन सब की रिक्वायरमेंट को ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स अलग अलग तरीके से उसको फुलफिल करती हैं और डेवलपिंग एम्ब्रियो को ये न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसको ये पूरा करती हैं और इस तरह से एक एम्ब्रियो कंप्लीट डेवलप होता है। ओके, थैंक्स क्लास।